हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो जैव टेक्नोलॉजी है, अर्थात क्या जीवों के द्वारा जो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है जीवों में, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या, हम लोग को जानना है कि जो जैव टेक्नोलॉजी है, जैव जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने विकास के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए किस रूप में कर सकते हैं, मानव स्वास्थ्य के रूप में कैसे किया जा सकता है, अर्थात कि ह्यूमन हेल्थ को लेकर हमारी जो जैव टेक्नोलॉजी है, अर्थात कि बायोटेक्नोलॉजी है, ये इस्तेमाल कैसे की जाती है, बायो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे की जाती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, ह्यूमन हेल्थ की बात कीजिएगा तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देता है। अब जैसे बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले अगर शुरुआत की बात कीजिएगा तो इंसुलिन की सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सबसे कृत्रिम तरीके से बनाने की बात की गई थी इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर के शुगर लेवल को कंप्लीट करता है, अर्थात कि शुगर लेवल जो होगा इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये होगी हमारी इंसुलिन की। अब क्या है कि हम इनकी जानकारी हमें पता है कि इंसुलिन से हमारा शुगर कंट्रोल होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन का स्राव कम हो गया, बॉडी में क्या हो गया, इंसुलिन का स्राव कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। किसकी बीमारी हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी। और ये शुगर की जांच कैसे करेंगे, जैसे आपके मूत्र के माध्यम से ये जो शुगर का लेवल होगा, यानी कि आपका छोटे छोटे ग्लूकोज या फिर चीनी के पार्टिकल्स होंगे, वह आपके बॉडी के बाहर से स्रावित होंगे। तो समझिए कि शुगर लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई हो गया। उस कंडीशन में उस कंडीशन में तो देखिए, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि शुगर का लेवल आपके बॉडी के बाहर जा रहा है, यानी कि शुगर की मात्रा इतना ज्यादा हो गया है कि आपके अपशिष्ट पदार्थों के साथ शुगर की मात्रा बॉडी से बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी में जो शुगर है उनका प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं हो रहा है और प्रॉपर तरीके से उसका यूज आपके बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है। तो इसको बैलेंस करने का काम क्या होता है, इंसुलिन का। अब इस कंडीशन में जब शुगर की समस्या होगी तो इसके साथ में आपका बीपी अर्थात कि ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होगी, या फिर अन्य अलग अलग तरह के इम्बैलेंसेस आपके बॉडी के अंदर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कि जब ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो आखिर आप इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे कैसे, कैसे इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इनके सॉल्यूशन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपके बॉडी के शुगर लेवल कंट्रोल हो। तो शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन का लेवल आपके बॉडी के अंदर कम हो गया। ये सबको पता है कि इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर जो अग्न्याशय है उसके बीटा सेल से निकलता है। किससे निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, ये तो हमें पता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर बीटा सेल में अगर इश्यू आएगी तो इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम मिलेगा। अब इंसुलिन को हमें कंट्रोल कैसे करना है, तो इंसुलिन कंट्रोल करने का मतलब बीटा सेल कंट्रोल, और बीटा सेल को सही करने का मतलब अग्न्याशय की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है, तब जाके होगा। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको कृत्रिम तरीके से बाहर से क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन अलग से आपको लेना पड़ेगा। तो बात दो तरह की आती है, या तो हम क्या कर ले, बीटा सेल को एक्टिवेट कर दे जिससे इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर मिलने लगे, ठीक है, या फिर क्या कर ले, हम अलग से कृत्रिम तरीके से इंसुलिन बनाकर आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दे। अगर बॉडी के अंदर डायरेक्ट हम ब्लड में इंजेक्ट कर देते इंसुलिन तो प्रॉपर तरीके से वैसे ही काम करेगा जैसा इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर है। तो बात दूसरी एक और आ जाएगी फिर, कि बाहर से अगर इंसुलिन डालते हैं तो ये इंसुलिन मिलेगा कहां, ठीक है, तो हम कर ये सकते हैं कि ये इंसुलिन किसी भी जीव के बॉडी से ले सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन आपको किसी बॉडी से मिलेगा। लेकिन बात आती है कि अगर बॉडी में अवेलेबल नहीं हो कहीं से, तब कहां से आप इंसुलिन डाल सकते हैं। तो उस समय आपको इंसुलिन डालने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप क्या करें, इसे कृत्रिम तरीके से बना ले, कृत्रिम तरीके से
इसे बनाकर हम तैयार करेंगे, अर्थात आर्टिफिशियल बेस से, आर्टिफिशियल बेस से हम इसे तैयार करेंगे। क्लियर है? अब जरा गौर कीजिए कि कृत्रिम तरीके अर्थात कि आर्टिफिशियल बेस से इंसुलिन का हम तैयार कैसे करेंगे और हम अपने बॉडी के अंदर कैसे डालेंगे। तो ये जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से जो तैयार करने की बात आती है, तो इसमें हमारा काम कौन करता है? बायोटेक्नोलॉजी काम करता है। क्या काम करता है? बायोटेक्नोलॉजी काम करता है। क्लियर है आप लोग को? इसकी शुरुआत अगर बात कीजिएगा, सबसे पहली बार इसकी कब खोज की गई, तो यह 1970 में सबसे पहली बार ये प्रयोग किया गया, जिस समय इंसुलिन को कृत्रिम तरीके से आपके प्रयोगशाला में बनाने की बात रखी गई 1970 में। ठीक है, तो 1970 में किया गया कि इंसुलिन हम तैयार कर सकते हैं कृत्रिम तरीके से। अब कृत्रिम तरीके से जो इंसुलिन 1970 में तैयार करने की बात की गई, तो इसके अंदर क्या क्या लगेंगे कि इंसुलिन हमारा बनके तैयार होगा। ठीक है, तो ये वास्तव में जो इंसुलिन हमें प्राप्त होता है कृत्रिम तरीके से जो बनाते हैं, वह एक बैक्टीरिया के माध्यम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जो यह इंसुलिन तैयार होगा, यह इंसुलिन कैसे बनेगा? तो बैक्टीरिया से बनेगा, बैक्टीरिया से निकलेगा। ठीक है, और ये कौन सी बैक्टीरिया है? तो ये बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई नाम है इसका। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई। और एस्चेरिचिया कोलाई को क्या करते हैं कि प्लाज्मिड के साथ में, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई को प्लाज्मिड के साथ मिलाकर हम इंसुलिन तैयार करते हैं। प्लाज्मिड के साथ मिलाकर हम क्या तैयार करेंगे? हम तैयार कर लेंगे इंसुलिन। बात समझ में आ रही है आप लोग को? एस्चेरिचिया कोलाई के अब में प्लाज्मिड को मिलाकर हम क्या करेंगे? इंसुलिन तैयार करेंगे, और इस इंसुलिन का उपयोग हम लोग चाहे तो शरीर में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एस्चेरिचिया कोलाई को जो प्लाज्मिड के साथ मिलाएंगे तो इनके कितने फेजेज होंगे? तो इनके अंदर भी दो प्रकार के सेल होते हैं, एक ए टाइप का सेल मिलेगा हमें और एक बी टाइप का सेल मिलेगा, और दोनों के अंदर एमिनो एसिड्स भी अलग अलग होते हैं। ध्यान से जरा समझिएगा कि जो प्लाज्मिड होंगे इसके अंदर भी दो तरह का सेल मिलेगा, एक ए सेल और दूसरा क्या मिलेगा? बी वाला सेल। ठीक है, तो ए सेल के अंदर 21 एमिनो अम्ल मिलेगा हमें। कितने एमिनो एसिड मिलेंगे? 21। और बी सेल के अंदर कितने एमिनो एसिड मिलेंगे? तो 30 अमीनो एसिड्स हमें प्राप्त होंगे। अब इन दोनों एमिनो एसिड की वजह से जब एस्चेरिचिया कोलाई के साथ मिलेगा, तब यह बैक्टीरिया का फॉर्म जो होगा इंसुलिन की तरह काम करेगा, और इस इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर यह डाला जाता है। ठीक है, अर्थात कि वेन के अंदर डायरेक्ट हम इसे इंजेक्ट करते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर जाके प्रॉपर जो आपका जैविक या बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है उसके तरह यह कार्य करेगा। क्लियर है आप लोग को? और यह इंसुलिन जब काम करना शुरू कर देगा तो समझिए कि शुगर लेवल भी आपको कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहता है कि मान लीजिए कि किसी को अगर ये शुगर की इशू हो गई, इंसुलिन की प्रॉब्लम है, हमने डाल दिया बायोटेक्नोलॉजी वाला, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर हमें एलर्जी भी देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम भी रहती है कि इनके अंदर क्या होगी? एलर्जी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये आपका एस्चेरिचिया कोलाई के साथ जो प्लाज्मिड मिलता है ना, इसकी वजह से कभी कभी एलर्जी उत्पन्न होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कृत्रिम तरीके से इंसुलिन नहीं बना सकते हैं, कृत्रिम तरीके से बनेगा, लेकिन क्या है कि ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा। ज्यादा स्तर में यह सक्सेसफुल होता है। जिसका शुगर लेवल आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से यह इंसुलिन का आपका जो आपका डोज है वो एक लिमिट मात्रा में दिया जाता है। क्लियर आप लोग? तो ये आपका जैव टेक्नोलॉजी का पहला स्वास्थ्य के रूप में इस्तेमाल किसके लिए किया गया? इंसुलिन के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरा रूप में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, अब जानते हैं हम लोग दूसरे के फॉर्म में बात करेंगे हम लोग, तो इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन सेकेंड अगर बात करेंगे हम लोग, तो इंटरफेरॉन है, इसको बनाने में भी जैव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफेरॉन अगर वास्तव में बात कीजिएगा तो ये ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम जब होती है, ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम होती है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं ल्यूकीमिया की। एक होती है ल्यूकीरिया, एक होती है आपकी ल्यूकीरिया जो कि जनन संबंधी बीमारी है। ठीक है, जिसके अंदर आपका ब्लीडिंग जब आवश्यकता से अधिक होती है उस समय की बीमारी, जिसे ल्यूकेरिया कहते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ल्यूकीमिया की।
जब ल्यूकीमिया होगी तो उस समय इंटरफेरॉन का इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरफेरॉन वास्तव में क्या किया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी में इसमें क्या किया जाएगा, दूसरे जीव के डीएनए के साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर और इनके साथ में प्रोटीन का चैन बनाएंगे हम लोग, प्रोटीन चैन बनाएंगे और प्रोटीन चैन से हम लोग इंटरफेरॉन प्राप्त करेंगे। अर्थात सीधे शब्दों में क्या है तो इंटरफेरॉन वास्तव में क्या है, एक प्रोटीन ही है, और ये प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया जाता है। अर्थात सीधे शब्दों में क्या है कि ये एमिनो अम्ल का आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, एमिनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड आपसे आपका क्या प्राप्त होता है, इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन जो होता है ल्यूकीमिया नामक बीमारी के लिए फायदेमंद होती है, और ये किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो बायोटेक्नोलॉजी के सहारे में से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यानी कि पहला नंबर तो इंसुलिन कृत्रिम बना लिए, दूसरा इंटरफेरॉन बना लिए। अब देखते हैं कि तीसरा और क्या बना सकते हैं हम लोग। तीसरे की अगर बात कीजिएगा तो तीसरा होता है आपका, तीसरे फॉर्म में अगर बात कीजिएगा तो वृद्धि हार्मोन की होती है। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन मतलब जिसका बौनापन का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो बौने हैं या फिर जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मार्केट में बहुत सारी दवाएं आपको देखने को मिलती होंगी, या इसके अलावा बहुत सारे लिक्विड फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसपी डाइट कहा जाता है, पाउडर आप इसको खाइए तो आपके बॉडी के अंदर वृद्धि होगी। आप हॉर्लिक्स खाइए, बॉडी के अंदर क्या मिलेगी, बॉडी के अंदर वृद्धि होगी, आपकी हाइट इंक्रीज करेगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी ऐसा इतना बड़ा आइटम नहीं होता है कि जिनकी वजह से आपकी हाइट में ज्यादा इनहेंसमेंट हो, ठीक है। वास्तव में वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल करने का जो काम होता है वह बॉडी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे हार्मोन का होता है, जिस हार्मोन का सिक्रेशन आपके बॉडी के अंदर कम हो जाता है, ठीक है। हार्मोन का सिक्रेशन जब कम होगा तो वृद्धि कम होगी, और वृद्धि जब कंट्रोल होगी, कम होगी, तो उस कंडीशन में आपका हाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस हार्मोन को, आपका हार्मोन के सिक्रेशन को तेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस्चेरिचिया कोलाई का हमें क्या करना पड़ता है कि इसका हम लोग क्लोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं। और इस क्लोन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर वृद्धि हार्मोन को सिक्रेशन को और तेज करता है, जिनके वजह से हमारे बॉडी के अंदर वृद्धि फिर से एक्टिव मोड में हो जाती है। तो इस तरह से हम चाहे तो वृद्धि हार्मोन को भी एस्चेरिचिया कोलाई का क्लोनिंग जैव टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा करेंगे, और इनके माध्यम से हम अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, और इंजेक्ट करके वृद्धि हार्मोन की स्पीड जो होंगे उनको स्पीड अप करेंगे, मतलब तेज कर देंगे, हार्मोन का सिक्रेशन तेज करेंगे। यहाँ पे जो यह क्लोन बनेगा वास्तव में यह उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का। खुद ये आपका हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करेगा, लेकिन हार्मोन के सिक्रेशन को क्या कर लेगा, ये तेज करने का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा कौन, तो एस्चेरिचिया कोलाई का आपका क्लोन। ध्यान रखिएगा, एस्चेरिचिया कोलाई आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखते हैं अगले की तरफ, ये तीसरा था, तो हम लोग 3 जान लिए, इंसुलिन, इंटरफेरॉन और वृद्धि हार्मोन। देखते हैं चौथे और क्या उपयोग है। चलिए तो बात करते हैं तीसरे की तरफ, चौथे की तरफ। तो देखिए बहुत सारे टीका यानी कि वैक्सीन जो बनते हैं, वो वैक्सीन में भी जैव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, आपका पोलियो, इन सभी के जो आपके क्या बनते हैं, इन सभी के जो आपके टीका बन के तैयार होते हैं, जो वैक्सीन तैयार होता है, इन वैक्सीन में भी इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास क्या होता है कि आपके पास खतरनाक अवेलेबल होते हैं टेक्नोलॉजी, आपके पास बहुत सारे खतरनाक सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे खतरनाक है। अब बहुत सारे खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीवों के अंदर आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन क्या करते हैं आप, इसको आप क्या करते हैं, प्लाज्मिड के साथ इसका आपका मटेरियल निकालते हैं आप, और उसको अलग से आपके प्लाज्मिड के अंदर डाल के इसको क्या बनाते हैं, एक नया आपका पेस्ट तैयार करते हैं। और इस पेस्ट को फिर लिक्विफाइड करके आप इसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर डालते हैं। और यह जब बॉडी के अंदर जाता है तो यह बॉडी के अंदर क्या करता है कि प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। और जब यह प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगा तब समझ में आपको आएगा क्या,
कि आपके बॉडी के अंदर क्या हो गया कि इन रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी है। तो ये सारी प्रक्रिया जितनी भी होती है सब किसकी वजह से होती है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो जो टीका वैक्सीन जो तैयार हो रहा है ये भी एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट या सबसे बड़े फायदे के रूप में होगा। तो ये चौथा था फायदा इनसे। अब बात करेंगे हम लोग पांचवें फायदे के रूप में कि बायोटेक्नोलॉजी से पांचवा फायदा हमें क्या होता है। देखिए अब बात करेंगे हम लोग पांचवें नंबर की। देखिए तो सॉरी पांचवा यानी कि छठे नंबर की। छठे नंबर की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक जो बनते हैं अर्थात क्या? प्रतिजैविक। जो बॉडी के अंदर आप लोग प्रतिजैविक इस्तेमाल करते हैं जब कोई रोग होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रतिजैविक का। जैसे अभी मार्केट में अवेलेबल है आपको बिकोसूल से अवेलेबल है, बिकोसूल से अवेलेबल है। तो बिकोसूल क्या है? एक एंटीबायोटिक है, कोबाडेक्स है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो जब आपको टाइफाइड वगैरह होता है तो उस समय आप खाते हैं एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी प्रतिजैविक है, ये सभी एंटीबायोटिक है। लेकिन इन सभी एंटीबायोटिक को बनाने के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो इसको बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इसमें यूज कैसे होता है? तो ये यूज इस रूप में होगा कि हमें पहले वो पता लगाना पड़ता है कि किस सूक्ष्मजीव की वजह से ये रोग हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि आपको साल्मोनेला टाइफिस है, हमें ये पता चल गया कि साल्मोनेला टाइफिस से आपको टाइफाइड हो रहा है। तो इस साल्मोनेला टाइफी का मटेरियल हम निकालेंगे अंदर से, प्रोटीन का लेयर हटा के अंदर का डीएनए वाला लेयर निकालेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड के साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब इनके साथ दोनों में हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन करके हम इसे लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। और ये लिक्विड फॉर्म में करने के बाद या फिर इसे कैप्सूल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग जिसे भी हमें चाहिए, जिसके अंदर भी इस रोग से क्षमता के लिए, इस रोग से लड़ने की क्षमता हमें विकसित करनी है, उनके अंदर डाल सकते हैं। मतलब क्या कि हमें जो भी रोग उत्पन्न करने वाले जो भी जीवाणु या वायरस हमें पता है उन्हीं के शरीर के अंदर पाए जाने वाले उनके डीएनए संरचना या उनके प्रोटीन वाले आवरण से ही हम लोग क्या करेंगे? एक दवा तैयार करेंगे। और यह दवा बॉडी के अंदर क्या करेगा? वो सारी क्रिया करेगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब बाहर से जब कोई अन्य रोग आएंगे, बाहर से जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो उससे हमारी क्या कर लेगा? ये सुरक्षा करेगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ये एंटीबायोटिक बनने की तकनीक है। और ये किसके द्वारा संभव है? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही पॉसिबल है। क्लियर रेफरेंस है आप लोग को? तो ये हो गया आपका छठा पार्ट। अब सातवां नंबर पार्ट इसी का हम लोग देखेंगे, अर्थात की पॉइंट नंबर 7। इसमें हम लोग देखेंगे जीन चिकित्सा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? जीन चिकित्सा। मतलब क्या? जीन के माध्यम से हम इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात कि जीन को ट्रांसप्लांट करके हम कैसे इलाज कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जीन चिकित्सा, ठीक है। जीन मेडिकेशन या जीन चिकित्सा, ठीक है। जीन चिकित्सा। अब जीन चिकित्सा के अंदर क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जीन को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जीन को क्या करेंगे? ट्रांसप्लांट करेंगे। आप जरा गौर कीजिएगा, मैंने बताया था आपको कैंसर के रोग के समय में कि कैंसर वास्तव में जब होगा तो आपकी पूरा सेल प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होता है? सेल प्रभावित होता है। क्योंकि इसमें सेल क्या होता है कि सेल का आकार बदल जाता है। सेल का आकार, हांसी आकार का अलग अलग रूप में आकार बदलता है सेल का। और सेल के जब आकार बदलेगा तो उनकी वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जो होती है अनियमित रूप में होती है। वृद्धि भी क्या होने लगती है? अनियमित रूप में। मतलब कि एक समान रूप में वृद्धि नहीं होगी। इस अनियमित वृद्धि के कारण क्या होता है कि सेल जो होता है कुछ अजीबोगरीब तरीके से वृद्धि कर जाता है। और जो यह अजीबोगरीब तरीके से जो वृद्धि करता है, इसी को हम कौन सा रोग का नाम देते थे? कैंसर रोग का। तो इस कंडीशन में अभी क्या करना पड़ता था आपको कि जिस भी वाले पार्ट में आपको ये प्रॉब्लम होती थी उस वाले पार्ट को आपको हटा देना होता था और उनके जगह पे अलग आपका सेल अर्थात कि जीन को हम लोग ट्रांसप्लांट करते थे, जिससे हम लोग कीमो के नाम से जानते थे, ठीक है। तो कीमो का यूज कर लेते थे या फिर हम क्या करते थे कि उस सेल को काट के उस पार्ट को ही हटा देते थे। जैसे मान लीजिए कि स्तन कैंसर होता था तो स्तन के उस वाले पार्ट को हम लोग काट के अलग कर देते थे, स्तन कैंसर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। या फिर कभी अगर पैर में घाव हो गया और पैर में घाव होने की वजह से उसके अंदर इंफेक्शन ज्यादा इंटरनली बढ़ गया और उसमें कैंसर हो गया तो उस वाले पैर को हमें क्या होता है? काटना पड़ता है।
तो ये सारी प्रक्रिया किसका मतलब आता है, ये जीन चिकित्सा के अंदर आता है। अर्थात कि जीन को या तो चेंज कर लीजिए या पूरी तरह से उसको उसमें से हटा लीजिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीन चिकित्सा के माध्यम से भी हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है कि जीन थेरेपी होता कैसे है, ठीक है। बात एक और आती है कि जीन थेरेपी किया कैसे जाता है। देखिए, तो जीन थेरेपी जो है आपका, वास्तव में जो आपका जीन चिकित्सा अर्थात ये जीन थेरेपी है, यह जीन थेरेपी जनरली कब किया जाता है, जीन थेरेपी जनरली आपको करना होगा तो ये करेंगे जब आपको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या फिर आपका किसी भी तरह से ब्लड के अंदर कोई इशू होगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आपके बॉडी से लसिकानु को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, लसिकानु को शरीर से बाहर निकालते हैं, और बाहर फिर इसका क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, मतलब इसको शुद्धिकरण किया जाएगा बाहर में, और संवर्धन करके फिर बॉडी के अंदर इसे क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। इसके जैसे आप लोग को पता होगा कि ब्लड कैंसर मैंने बताया था आपको, ब्लड कैंसर में भी सेम प्रॉब्लम होता था कि ब्लड आपके बॉडी से पूरा निकलेगा, फिर दूसरे ब्लड को फिर डाला जाएगा, ये प्रोसीजर चलता है। तो सेम उसी तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही ये सारी क्रियाएं की जाती है। आशा फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग आप लोग चिकित्सीय रूप में या मानव स्वास्थ्य के रूप में कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।